गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आपको पता है कि हम पहले सारे टॉपिक्स को हिंदी में डिस्कस करेंगे और उसके बाद सारे टॉपिक्स को हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको जो है वो वीडियो के जो है टाइम लाइंस मिल जाएंगी कि कब कौन से टाइम से लेके कौन से टाइम तक हमने हिंदी में डिस्कशन किया है और किस टाइम से हमने इंग्लिश में डिस्कशन किया। तो आप सीधा उस पर क्लिक करके इंग्लिश के डिस्कशन में जा सकते हो। ठीक है। सो नाउ सबसे पहला हम टॉपिक देखते हैं जो कि है GCA। तो GCA क्या है? यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है उन्होंने GCA को लॉन्च किया है, EGCA को रादर। तो ये ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है DGCA के लिए। DGCA क्या है? हमारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो मोस्ट ऑफ द जो वर्क है आपका, जितना भी मोस्ट ऑफ द काम है DGCA का जो होता है, उसको हमने जो है अब ऑटोमेट करने की कोशिश की है। मतलब कि वो डिजिटाइज करने की कोशिश की है। जितने भी मोस्ट ऑफ द फंक्शंस और प्रोसेसेस हैं DGCA के, वो हम अब ऑटोमेट करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो 70% ऑफ DGCA का जो काम है वो अब ऑटोमेट कर दिया गया है इस EGCA प्लेटफॉर्म को बनाकर। ठीक है। तो इससे क्या होगा? आपकी जो है ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज कम हो जाएंगी, पर्सनल इंटरेक्शन कम करना पड़ेगा जो है स्टेक होल्डर्स को, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग अच्छी हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है। अब इसको बनाया किसने है? इसको TCS, आपको पता है ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उन्होंने इसको बनाया है। और PwC, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स जो हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में उन्होंने काम किया है इसमें। ठीक है। बहुत सारी सर्विसेज जो DGCA आपके स्टेक होल्डर्स को देता है, जैसे कि पायलट्स को, इंजीनियर्स को, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को, इन सब को जो है वो डिजिटाइज कर दिया गया है और EGCA ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाल दिया गया है। ठीक है। अब इससे क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग IT इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है एंड टू एंड सोल्यूशन देने के लिए, और एफिशिएंसी बहुत अच्छी एनहांस हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। ठीक है। तो हमने जो यहाँ पर ये जो अंडरलाइन किया है, ये सारे फंक्शंस जो है इससे सर्व हो रहे हैं हमारे। ठीक है। तो हम देखते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है क्या। तो पहले तो ये एक बॉडी थी, ऑटोनोमस बॉडी थी, बट आपको पता है एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 में जो हमने पास किया था, उसके बाद इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया है। मतलब अब ये एक लॉ के अंडर आता है और एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया है। तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सिविल एविएशन के फील्ड को रेगुलेट करती है। आपकी एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो है, एयर सेफ्टी, एयर वर्दीनेस, ये सारी चीज़ें जो है यही जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो इंडिया की जो सिविल एविएशन की जो इंडस्ट्री है उसका, या फिर उसके रेगुलेटरी फंक्शंस हैं, उसको इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम भी DGCA करता है। तो इसके फंक्शंस देखो। फंक्शन क्या है? रजिस्ट्रेशन करना, सिविल जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन करना, एयरपोर्ट्स के सर्टिफिकेशन करना, पायलट्स के लाइसेंस देना, फिर जो है स्टैंडर्ड्स बनाना कि सिविल एयरक्राफ्ट के क्या स्टैंडर्ड्स होंगे बिफोर वो फ्लाई कर सके, तो उसके क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। अगर कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाता है, कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी जो है DGCA ही करता है। ठीक है। एक लिमिट है इसमें 2250 किलो तक का, अगर कोई जो है वो आपका जो एयरक्राफ्ट जो है उसका अगर एक्सीडेंट हुआ है, तभी जो है वो DGCA इसके जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ई अमृत पोर्टल। तो इंडिया ने ई अमृत वेब पोर्टल लॉन्च किया है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जो है इंडिया में अवेयरनेस जनरेट करना चाहता है। तो ये एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। परचेज कौन कौन सी आप कर सकते हो, अडॉप्शन जो है EV को अडॉप्ट करने के लिए कुछ कुछ मिथ्स जो हमारी सोसाइटी में है कि इतने जो है चार्जिंग स्टेशंस नहीं हैं, इतने ज़्यादा जो है वो एफिशिएंट नहीं है, EV में कुछ खतरा है, ये सारे मिथ्स भी इसमें जो है वो बस्ट किए गए हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं कंट्री में, ये सब भी बताया गया है। पॉलिसीज़ क्या हैं, सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स की सब्सिडीज़ कितनी मिलती हैं, ये सब भी जो है इसी पोर्टल के ऊपर बता दिया गया है। ठीक है। इसको बनाया किसने? आपके नीति आयोग ने इसको डेवलप भी किया और होस्ट भी किया है। तो एक हमारा UK और इंडिया के बीच में एक जॉइंट रोड मैप साइन हुआ था प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में। तो उसी के तहत UK गवर्नमेंट ने जो है एक नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ कोलैबोरेट किया और नीति आयोग ने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है। ठीक है। अब ये EV के ऊपर जो है अवेयरनेस जनरेट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है और सेंसिटाइज करेगा कंज्यूमर्स को कि आप जो है EV की तरफ मूव करो। ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ओनाके ओबावा जयंती। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हर साल अब से 11 नवंबर को ओनाके ओबावा जयंती मनाई जाएगी। तो ओनाके ओबावा जी कौन थी? तो ये एक विमेन वॉरियर थी जो कि हैदर अली की फोर्सेस के साथ अकेले ही लड़ी थी। ठीक है। चित्रदुर्ग फोर्ट पर जब हैदर अली की फोर्सेस ने अटैक किया था, जो हैदर अली कौन थे? जो टीपू सुल्तान जी के फादर थे। तो जब उन्होंने इन्वेड किया था चित्रदुर्ग फोर्ट को, तो जो है
ओनाके ओबावा जो है उन्होंने ही जो है सिंगल हैंडेडली उनके साथ फाइट किया था। तो उस टाइम पर चित्रदुर्ग दुर्ग फोर्ट जो है वो नायका किंगडम का पार्ट था। मदाकरी नायका जो थे उनके उनके अंडर आता था। उसको हम एलुसुतीना कोटे भी कहते थे चित्रदुर्ग फोर्ट को। अब जो है स्टोरी क्या है, कैसे इन्होंने जो है फाइट किया था। अब कहा जाता है कि एक बार जब वो पानी भरने गई थी, फेचिंग वाटर फेच कर रही थी, मतलब पानी भरने गई थी, तो उन्होंने सुन ली थी आवाज़ जो हैदर अली के सोल्जर्स की, और उनको पता लग गया था कि जो है वो एक स्मॉल होल के थ्रू, एक इतना छोटा होल था पत्थरों के बीच में जिसमें से सिर्फ एक बार में एक सोल्जर आ सकता था। तो उन्होंने देख लिया कि सोल्जर्स जो है वहाँ से एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक वो अपने जो है हस्बैंड, जो उनके हस्बैंड थे वो गार्ड थे उस फोर्ट के, तो जब तक उनको बताने जाती तो उन्होंने देखा कि उनके वो हस्बैंड लंच कर रहे हैं, तो उन्होंने खुद डिसाइड किया कि मैं खुद ही जो है इनसे लड़ूंगी, इन सोल्जर्स से। ठीक है। तो उन्होंने एक पेस्टल या एक ओनाके जिनको हम कह सकते हैं, मतलब कि जिसमें जो आपके पैडी ग्रेन्स को काटने के लिए होता है, जिसको हम डट्टा भी कहते हैं, ठीक है, तो वो जो है उसका यूज़ करते हुए वो उस स्टोन होल जिसमें से सिर्फ एक ही सोल्जर अंदर आ सकता था, वो वहाँ पर जाकर बैठ गई और उन्होंने जो है जितने सोल्जर अंदर आते जा रहे थे, मतलब सबसे पहले आप किसी भी होल में एंटर करोगे तो आपका सबसे पहले जो है वो सिर अंदर आएगा। तो उन्हें जितने भी वो एक एक करके आ रहे थे उन सबको जो है मारती गई जब तक उनके हस्बैंड को पता लगा कि कुछ ऐसा जो है वो प्लान हो रहा है कि हैदर अली की फोर्सेस जो है वो एंटर कर रही हैं। तब तक उन्होंने जाके देखा कि बहुत से सोल्जर्स को जो है वो ऑलरेडी मार चुकी थी। ठीक है, तो ये एक ब्रेवरी की स्टोरी है उनकी, इसीलिए उनकी जो है जयंती को 11 नवंबर को सेलिब्रेट करने का फैसला लिया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है नासा का डार्ट मिशन। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मिशन है नासा का। इससे बहुत फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ भी आप जो है वो इमेजिन कर सकते हो। तो 24 नवंबर को जो है नासा इस मिशन को लॉन्च करने लगा है। डार्ट मिशन है ये, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसमें अगर आपको मैं सिर्फ एक क्रक्स में बता दूं पहले, तो इसमें क्या होगा, नासा ने एक एक जो है स्पेसक्राफ्ट बनाया है। वो एक एस्टेरॉयड जो है हमारा, जो एस्टेरॉयड हमारी अर्थ को कोई खतरा नहीं पोज करता, उसका एक उसकी एक सैटेलाइट, या उसको आप मून कह सकते हो, ठीक है, जैसे अर्थ की भी एक सैटेलाइट ही है वो मून। ठीक है, तो ऐसे ही उस एस्टेरॉयड का एक जो है वो मूनलेट कह सकते हैं उसको हम, या सैटेलाइट, उसको जो है अटैक करने वाला है। मतलब क्या होगा कि हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को चेक कर रहे हैं, नासा अपनी कैपेबिलिटीज़ को चेक कर रहा है कि क्या वो किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को जो है वो टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। कि कल को अगर ऐसा हो कि हमारे को कोई अर्थ को एस्ट्रॉयड जो है वो टारगेट करने लगा है, समझ लो हमें पता है कि 2070 में 2075 में कोई एस्ट्रॉयड हम जो है वो अपने ऑर्बिट से जो है वो डिफ्लेक्ट होके या फिर वो अपनी जो है रेवोल्यूशन करते हुए अर्थ को जो है वो अटैक कर सकता है। तो क्या हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या स्पेसक्राफ्ट बना सकते हैं कि हम उसको पहले अटैक करके उस जो है वो अर्थ एस्टेरॉयड को हम न्यूट्रलाइज कर दें। तो यही एक टेस्ट है डार्ट मिशन। डार्ट मिशन जाकर उस मूनलेट को, जो एक एस्टेरॉयड डिडीमॉस का जो एक मूनलेट है और डायमॉर्फस नाम का, उसको जाकर अटैक करेगा और उसके साथ जानबूझकर कोलाइड होगा, और इतनी तेज़ी से कोलाइड होगा कि ये स्पेसक्राफ्ट जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हम कितनी स्पीड से और कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत एक तरह से ऑफकोर्स ये सुसाइड मिशन है और स्पेसक्राफ्ट इसमें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हमारा मोटिव डिस्ट्रक्शन का ही है, हम उस देखना चाहते हैं कि हम उसके इम्पैक्ट को, उस एस्टेरॉयड की जो मूनलेट है उसको हम कितनी बुरी तरह से हम इम्पैक्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम जानबूझकर ये क्रैश करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमने डायमॉर्फस को ही क्यों जो है वो सिलेक्ट किया, क्योंकि डीडीमॉस तो जो आपका ये है एस्टेरॉयड है ना, इसका जो मूनलेट है डायमॉर्फस मूनलेट, जिसको नहीं समझ आ रहा तो आप समझ लो एक सैटेलाइट। ठीक है, अर्थ की सैटेलाइट भी एक मून ही है ना, मून को हम अर्थ की सैटेलाइट कहते हैं, तो आप समझ लो कि अर्थ का मून जो है, जैसे अर्थ का मून है वैसे डायमॉर्फस जो है वो डीडीमॉस का मून है। तो डीडीमॉस का जो मून है, उसको डीडीमॉस जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा परफेक्ट सिस्टम है, क्योंकि वो एक एक्लिप्सिंग बाइनरी में है। एक्लिप्सिंग बाइनरी मतलब कि जो उसका मून है वो इतनी रेगुलरली उसको जो है उस एस्टेरॉयड को ऑर्बिट करता है कि हम जो है अगर हम उसको अटैक करेंगे तो हम देख सकते हैं, क्योंकि वो लाइट में आएगा। मतलब कि इसका जो एस्टेरॉयड का जो मून जो जब भी उसको इतनी स्पीड से ऑर्बिट करता है कि हम उसको जब अटैक करेंगे तो वो उस टाइम पर लाइट में होगा, और जब ये अटैक को हम पूरा रिकॉर्ड करके देख सकते हैं, इमेजेस को कैप्चर करके देख सकते हैं कि हमारे जो ये डिस्ट्रक्शन की जो हमारी
मंशा थी वो कितनी सक्सेसफुल हुई, कितना ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया उस मूनलेट को। तो अब याद रखो कि जो ये आपका डिमॉर्फिस या डिडीमॉस रादर जो है, हमारी अर्थ को कोई भी जो है वो डैमेज फ्यूचर में नहीं करने वाला है, इसीलिए हमने इसको सिलेक्ट भी किया है कि इसने कभी भी अर्थ के साथ कोलाइड नहीं होना है, ठीक है। और इस स्पेसक्राफ्ट में और क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें ये एक लो कॉस्ट स्पेसक्राफ्ट है, स्पेस एक्स ने बनाया है, ऑफकोर्स जो है स्पेस एक्स इसको लेकर जाएगा, स्पेस एक्स का जो आपका फैल्कन रॉकेट है वो इसको लेकर जाएगा। इसमें जेनॉन भी डाला गई है। जेनॉन क्या होती है? जेनॉन एक नोबल गैस है, आपको पता होगा, ठीक है। नोबल गैस क्या होती है? जो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं होती। तो ये 10 किलो की जेनॉन भी लेकर जा रहा है। तो एक और एक्सपेरिमेंट इसमें नासा करना चाह रहा है, जिसमें के बाद जो है नासा जो है आने वाले टाइम में नासा एवोल्यूशनरी जेनॉन थ्रस्टर कमर्शियल जो है वो भेजा करेगा। जिससे क्या होगा, जेनॉन का यूज़ इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो बहुत हाईली फ्यूल एफिशिएंट है और उसके ऑपरेशंस बहुत फ्लेक्सिबल हैं। तो आने वाले टाइम में जो है नासा इसको जेनॉन का यूज़ करने वाला है, ठीक है। इसके अंदर एक इमेजर भी जा रहा है जो कि ये सारी फोटोज़ कैप्चर करेगा जब ये अटैक होगा, या रियल टाइम इमेजेस देगा कि जो है ये स्पेसक्राफ्ट कितनी तेज़ी से जा रहा है, और इसका इम्पैक्ट साइट जहाँ पर जाकर अटैक करेगा उसकी फ़ोटोज़ जो खींचने का काम इसी रेजोल्यूशन से किया जाएगा। और इसमें एक स्मॉल सैटेलाइट भी लगाई जा रही है, लिसिया क्यूब थोड़ी पहले पहुँच जाएगी, और ये जो आपका अटैक होने वाला है, जो ये स्पेसक्राफ्ट क्रैश होगा, उस समय की फोटोज भी खींचेगी, और उसके बाद जो अटैक होने के बाद जो डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुई है, कितनी डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुई है, उस फोटोज को भी यही लिसिया क्यूब जो सैटेलाइट है वो कैप्चर करके अर्थ पर भेजेगी, जिससे हमें पता लग पाएगा कि हम यहाँ से अगर स्पेसक्राफ्ट से हम कोई अटैक करें किसी सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर तो हम कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है लियोनिड्स मीटियोर शावर। तो आपको पता है हर साल ये लियोनिड्स मीटियोर शावर होता है। तो इस बार ये नवंबर 6 से 30 नवंबर के बीच में हो रहा है, और सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी होगी वो नवंबर 17 को होगी। तो लियोनिड्स मीटियोर शावर जो है वो एक हमारा स्मॉल कॉमेट है 55P, या फिर हम इसको टेम्पल टटल भी कहते हैं, जो कि लियो नाम की कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है। उसमें से जो है मीटियोर्स निकलते हैं, और ये हमारे अर्थ को 33 साल तक जो है वो ऑर्बिट करते हैं, ठीक है। इनको 33 साल लगते हैं हमारे सन को ऑर्बिट करने में। तो ये हमारे को जो है इसका मीटियोर शावर जो है वो हर साल देखने को मिलता है। तो अब इसमें जो 33 साल बाद जब वो टाइम आता है तो आपका मीटियोर स्टॉर्म भी आती है, ठीक है, जब ये पूरा अपना ऑर्बिट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो लियोनाइड्स में जो है सबसे फास्टेस्ट मेटियोर्स हैं, ये 71 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड पर जो है अर्थ पर आते हैं। इनको हम फायर बॉल्स या अर्थ गेजर भी कहते हैं। फायर बॉल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत ही ब्राइट कलर के हैं। अर्थ गेजर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अर्थ के बहुत ही पास आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, आप नवंबर में उस पूरी एक्टिविटी को देख सकते हो। 17 नवंबर को आपको स्काई में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जो है मीटियोर स्टॉर्म क्या होता है, जब ये वाले जो लियोनिड्स मीटियोर है ये 33 साल कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये बहुत सारे इकट्ठे जो हैं वो थाउजेंड्स के जो है तादाद में हर घंटे में अर्थ पे एंटर करते हैं, ठीक है। जब हम मीटियोर स्टॉर्म कब मानते हैं, जब कम से कम 1000 मीटियोर्स पर आवर जो है वो अर्थ में एंटर करते हैं, तब उसको हम कहते हैं कि ये मीटियोर स्टॉर्म है, ठीक है। अब लास्ट ऐसी स्टॉर्म 2002 में हुई थी, तो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो कि 33 साल ऐड कर दो, 2035 में अगली बार ये स्टॉर्म होने वाली है, ठीक है। अब ये इसमें इंपॉर्टेंट कुछ टर्मिनोलॉजिकल डिफरेंस हैं कि कॉमेट क्या होता है, मीटियोरॉइड क्या होता है, मीटियोर क्या होता है, ये सब भी समझने की ज़रूरत है। तो कॉमेट क्या होता है? एक आइस, रॉक या डस्ट का जो है वो बॉडी, जो कि अर्थ हमारे सन को ऑर्बिट कर रही है, इसी की डेब्री जो इसके ही टुकड़े होते हैं उसी से ही मीटियोरॉइड्स बनते हैं, ठीक है। तो हमने देखा ना 55 जो है पी, ये कॉमेट है, इसके ही टुकड़े जो हैं वो लियोनिड्स मीटियोर शावर बनकर हमारी अर्थ पर आ रहे हैं, ठीक है। मीटियोरॉइड क्या होता है? एक स्मॉल रॉकी या मेटल ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ जो सन को ऑर्बिट कर रहा है, और ये जनरेट हुआ है कॉमेट या फिर किसी एस्टेरॉइड से, ठीक है। तो मतलब जो आपके मीटियोरॉइड्स हैं वो या तो कॉमेट से जनरेट हो सकते हैं या फिर एस्टेरॉइड का टुकड़ा भी हो सकता है, ठीक है। मीटियोर क्या होता है? मीटियोर वो होता है जो अर्थ के अंदर एंटर तो हुआ, एक टुकड़ा मीटियोरॉइड का, एक मीटियोरॉइड का टुकड़ा जो अर्थ के अंदर एंटर तो हुआ, लेकिन अर्थ की जो है वो एटमॉस्फेयर में जल के वेपोराइज हो गया, ठीक है, अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच पाया। मीटियोरॉइड क्या होता है? जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाए और अर्थ के सरफेस तक पहुंच चुका है, ठीक है, और उससे थोड़ी डिस्ट्रक्शन भी क्रिएट हो सकती है ऑफकोर्स। मीटियोर शावर क्या होता है?
जब बहुत सारे मीटियोर्स जो हैं कि अर्थ के पास से निकलते हैं तो आपको दिखते हैं, विजिबल होते हैं, उसको हम कहते हैं मीटियोर शावर, ठीक है। एस्टेरॉयड तो आपको पता ही है, एस्टेरॉयड जो है वो एक बहुत ही मतलब बड़ी, एज कम्पेयर टू मीटियोराइड एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, 10 मीटर से ऊपर का ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली, और वो अर्थ, आई एम सॉरी, सन को ऑर्बिट कर रहा है, या तो वो रॉक का बना है या फिर वो मेटल का बना है। तो आपको पता है ना कि मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये जो है आपके सन को ऑर्बिट कर रही है, ठीक है। तो ये एस्टेरॉयड जो है हिस्टोरिकली हम कहते हैं कि 10 मीटर से ऊपर का ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is GCA. So Civil Aviation Minister has recently launched this eGCA. So it is a e-governance platform for our DGCA. DGCA is our Directorate General of Civil Aviation. So the objective of this platform is to automate the processes and functioning of DGCA. Almost 99 services, which is about 70% of DGCA work, is being automated through this particular platform. And this platform would enable us to eliminate operational inefficiencies. It will of course minimize personal interaction because most of the services are being made digital. It will improve regulatory reporting because digital, every transaction or every action is being taken through a digital format. So of course it will also increase transparency and increase productivity. Okay, so TCS, the Tata Consultancy Services, has implemented this project. It has been the service provider to DGCA, and PricewaterhouseCoopers has been the project management consultant. Okay, so most of the services which are provided to the stakeholders of DGCA will be provided through this eGCA platform. So like pilots, air maintenance engineers, traffic controllers, air operators, all such stakeholders would be able to access the services through this eGCA online portal. Okay, so apart from the creation of a strong IT infrastructure, and it will provide efficiency and transparency in the functioning of DGCA. Okay, so about the DGCA, you already know that it was earlier an autonomous body. Rather, it came under the Union Civil Aviation Ministry. It would still be under the Union Civil Aviation Ministry, but now it has been accorded the statutory status after the Aircraft Amendment Act of 2020 was passed. Okay, so it's a regulatory body which regulates the functioning of civil aviation in the country. Apart from the regulation of air transport services, it also enforces civil air regulations, air safety, airworthiness standards, etc. It also coordinates with the International Civil Aviation Organization regarding all the regulatory functions that it performs in the country. Okay, so what are the functions of DGCA? So it registers your civil aircrafts, it provides certification to airports, it provides licensing to pilots, engineers, traffic controllers, etc. And it also formulates standards. So before you can make an aircraft or civil aircraft, or you can fly a civil aircraft, DGCA prescribes that this much standards of safety must be ensured, and in case of a accident or any incident in which an aircraft up to 2250 kg is involved, then such investigation is also conducted by DGCA. Okay, so now let us see the next topic, which is e-Amrit portal. So it is basically a portal which has been launched by India at the COP26 summit, which is being conducted at Glasgow in UK. And this portal is providing awareness and providing us information about the electric vehicles. So it is basically a one-stop destination, and it will provide all the information related to electric vehicles. It will bust several myths which are there about EVs, how we can purchase EV, what are the investment opportunities in the country, what are the various policies and subsidies by several state governments as well as the union government. So all such information will be provided on this e-Amrit portal. So it has been developed by the Niti Aayog, and it will be hosted by the Niti Aayog itself. And with this UK India joint roadmap 2030, which was signed between the two prime ministers, a knowledge exchange program was launched, and with this collaborative effort between the Indian and UK government, this particular platform has been launched. Okay, so it will of course create awareness about EVs, and it will sensitize customers about the benefits of EVs, especially at a time when the fuel prices are at its historical height. Okay, so now let us see the next topic, which is Onaki Obawa Jayanti. So the Karnataka government has decided that from this year it will be celebrating Onake Obawa Jayanti each year on the
11th of November throughout the state. So, who was Onake Obawa? So, she was a women warrior who fought the forces of Hyder Ali single handedly. So, she died fighting the troops of Hyder Ali because Hyder Ali's forces were trying to invade Chitradurg fort, which was ruled by the Madakari Nayaka in 18th century. And this Chitradurg fort was also known as Elusitina Kote, and this there is a story behind this behind Onake Obawa's bravery. This story goes by the folklore that she was the wife of a guard of this fort. She was her husband was the guard of this fort, and when she went to fetch water, she heard the sounds of Hyder Ali's soldiers who were trying to enter the fort through a small hole. So that small hole was just big enough to accommodate one soldier at a time. So if a soldier had to invade the fort, only one soldier at a time could enter through this small hole. So before she could rush back and tell her husband about this invasion, she decided that she would fight these soldiers themselves because her husband was having lunch. So she took an onek, or you can call it a pestle, and she sat silently to the stone hole, next to the stone hole, and then she single-handedly, one by one, she killed each of the soldiers as they were trying to enter through that small hole. So by the time her husband and others decided to came to know about that this invasion, many of the Hyder Ali soldiers were already dead, and they were killed by this Onake Obawaji. Okay, so now let us see the next topic, which is NASA's DART mission. So it's a very important, very uh, but a mission which is having a great potential in the future, and it's a very interesting mission. It will be launched on November 24th, and this is a mission by NASA in which the NASA wants to test its capability of destroying another celestial object. So like you know that some asteroids or even meteoroids, comets, they can pose a threat to the earth in the near future, or let's say in the next century itself. So NASA is trying to develop a technology or a capability that it can save the earth from such destructive elements like meteors or comets or asteroids. So what it has done, it has created this double asteroid redirection test mission, and through this they will be launching a spacecraft, and it will hit a small moonlet called Dimorphos. So it's a moonlet. What is a moonlet? So like Earth's moonlet is moon, it's a satellite. Moon is a satellite of Earth. So similarly, a satellite of an asteroid named Didymos is Dimorphos. So this Dimorphos is a moon of Didymos, and this spacecraft will try to attack this Dimorphos. And because just remember that neither Didymos nor its moon Dimorphos poses any threat to the Earth, and the mission is only about intentionally colliding our spacecraft with Dimorphos to see how much we destruction we can create to another celestial object. In case in future, let's say a comet named ABC is trying to strike Earth in, let's say, 2070s. So we should have some capabilities that we should be able to attack that comet in before it attacks us. Okay, so this NASA is trying to develop this capability, and this spacecraft will intentionally collide with this Dimorphos at about 24,000 kilometers per hour speed, and this destruction or this collision will be captured through several other satellites as well as imagers. Okay, so why we have chosen this Dimorphos? So because it's a perfect system for this test mission, because this Didymos, this asteroid, has an eclipsing binary. So what is an eclipsing binary? Its moon regularly orbits the asteroid in such a way that we can see it when it comes in front of the main asteroid, because it also applies to moon also, our own moon also, that when it is orbiting Earth, it comes at a certain point, it comes in such a way that it is in front of sun, so the light of the sun is upon moon. So in case something strikes upon it, we can capture it through during that period when the light of the sun falls upon moon. So similarly, this moonlet orbits this
Dimorphos, rather Didymos. I'm sorry. This Dimorphos is the moon, and it is orbiting Didymos in such a way that there is a time when it enters into the light stage, so that when we attack it, we would be able to capture that entire episode in our imagers as well as satellites. Okay, so this spacecraft is a low cost spacecraft, and it will also carry about 10 kg of xenon. Xenon is a, of course, you know already that it's a noble gas. So noble gases are those which do not react with others, and this noble gas will is being deliberately sent by NASA because they are testing this next C experiment through which NASA is planning that they would be using xenon as a fuel, because it's a very high, it has very high fuel efficiency, and it would allow flexible operations for NASA. Okay, so a high resolution imager is also being sent, named Draco, and a satellite would also be sent, and this satellite would reach this area before this spacecraft, so that it can capture the before impact of this collision, as well as the after impacts also. Okay, so once this aircraft will strike this moon, this satellite would be able to capture the images, that how much destruction this spacecraft was able to uh, uh, create on this particular moon. Okay, so now let us see the next topic, which is Leonid's meteor shower. So annually this Leonid's meteor shower occurs on Earth, and this time it is occurring between November 6th and November 30th, and the peak activity would be reached on November 17th. Okay, so this Leonid's meteor shower originates from a small comet named 55P, or Temple Tuttle. This comet is a part of constellation Leo, and it takes this comet 33 years to orbit this sun, and debris of this comet generates this Leonid's meteor shower. Okay, so why these Leonid's meteor shower are important? Because they are the fastest meteors, and they travel almost at about 71 kilometers per second speed. These meteors are also called fireballs, as well as earth gazers. Fireballs because they are very bright, and the earth gazers because they streak very close to the horizon, so that we can see it with our naked eyes. Okay, so this what is a meteor storm? So every 33 year, this Leonid shower turns into a meteor storm. So we already know that this comet takes about 33 years to orbit this sun. So this every 33 years, a huge number of meteors enter our Earth, or passes are near from our Earth. That's why it's called a meteor storm. So there is a criteria that at least 1000 meteors must travel near the Earth per hour to be called as a meteor storm. So last such storm took place in 2002. So you just add 33 years, so the next storm would occur in 2035. So there are some important terminological differences that you should be knowing. That's why we are discussing it here. So the first is comet. So comet is any body which is of ice, rock, and dust, and it is orbiting the sun. The debris of this comet is source of many meteoroids. Okay, so this Leonid's meteor shower is also originating from a comet named 55P. These meteoroids are small rocky and metal objects, which are also, of course, orbiting the sun, and they originate from either a comet or even an asteroid. Okay, so this meteor is basically a meteoroid which has entered the Earth atmosphere, but it has been burnt in the atmosphere itself, and it has vaporized, so it has not reached the Earth's surface as of yet. Okay, we also call it a shooting star. So what is a meteoroid? So meteoroid is a meteoroid which has entered the Earth's atmosphere, and it has withstood the temperature, and it has reached the Earth's surface. So these meteoroids often also creates destruction on our planet when of course they are very big. When of course they are very big, then only they create destruction. And this meteor shower, so meteor shower is a collection of meteors which passes near from the Earth, some of which may fall on your Earth also. Okay, so these are meteors which are visible from the Earth, and they can also leave a trail of debris on Earth. Okay, so they generally come from a
comet. Okay, and what is an asteroid? So asteroid is a different phenomena. You know that between the Mars and Jupiter there is an asteroid belt. So these asteroids are basically larger than meteoroids, and they are, historically we say that these are mostly any body of rock or metal which is larger than 10 meters, and they are orbiting the sun. So we call them asteroids. So several of the meteoroids also are generated from the asteroids as well as from the comets. Okay, so these were our topics for today. Just download the weekly current affairs compilation from our group today. We'll meet next time. Until then, goodbye and take care.